चलिए हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ओके। वी आर एट एक क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? सर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। That is when people rebel. Question says that how did British succeed in securing the submission of the rebel landowners of our? So सबमिट कर दिया था जो लैंड ओनर्स थे अवध के, उन्होंने ब्रिटिश को ब्रिटिश के लिए सक्सीड कर दिया था। उसके लिए ब्रिटिश ने कुछ स्टेप्स उठाए थे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स जिसकी वजह से लोगों ने अपना आंदोलन छोड़ दिया और सबमिट कर दिया। When people rebel, exercise solution. Now, so British succeeded in securing the submission of the rebel landowners of our. So how succeeded? British सफल हुई, succeeded in securing the submission. Securing submission का क्या मतलब होता है आयुषी? सर किसी चीज को जमा करना। हाँ, that is submission। यहाँ इसका मतलब है आत्मसमर्पण के लिए। वो समर्पित हो गए, विद्रोह छोड़ दिया, समर्पण। If we are submitted to God, that means we have kept ourselves renunciated to God, अपने आप को भगवान के प्रति। इसी तरीके से उन्होंने submission of landowners, उन्होंने किसके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया था? To Britishers of our ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि सर ईस्ट साइड। ईस्ट यानी कौन सा ईस्ट? सर ईस्ट साइड ब्रिटिश साइड हाँ। इंडिया में ईस्ट में है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सो दैट इज क्योंकि है तो वो पश्चिम, दिस इज वेस्ट, और फिर भी हम उससे क्या कह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो इसमें ये चीज ब्रिटेन है कि नहीं, और यहाँ जापान है, यहाँ पे फिर क्या है? अफ्रीका, ये इंडिया है, इस तरीके से, और ये यहाँ ब्रिटेन है। तो अगर पूरा मैप देखो तो पूरे मैप पे ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ, और ये क्या हुआ? तो अगर कोई कंपनी यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ से इधर आ रही है तो यहाँ पर भी कहीं रुकी है, फिर यहाँ आई, तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी है क्यों कहा जा सकता है? हाँ बोलो। सर क्योंकि वो पहली बार बंगाल में आए थे हुगली रिवर पे, जो कि ईस्ट की तरफ से, और वो इंडिया के ईस्ट की तरफ है, इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी। चेक कर लेते हैं इसको, व्हाई दे आर इट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इसका आंसर पता होना चाहिए। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है।
ईस्ट इंडिया कंपनी इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। बात तो सही लग रहा है, ईस्ट की तरफ से आए थे, लेकिन क्या ये पहले से ही इनका नाम है? विद द ईस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट एस्टेब्लिश्ड द ट्रेड विद ईस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इसने जो ये पूरा ईस्ट है, तो इसने अपना ट्रेड कहाँ कहाँ फैलाया, यहाँ फैलाया, यहाँ फैलाया, इसके अलावा और भी कई जगहों पे फैलाया। तो इसने चाइना में फैलाया। तो इट हैज एस्टेब्लिश्ड ईस्ट ट्रेड इनटू ईस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हम लोग जो भी हैं ये ईस्टर्न रीजन में है, तो हमारी पूर्वी सभ्यता है। और अगर कोई मान लो बहुत हाई फाई और बनठन के निकलेगा तो कहेंगे बहुत वेस्टर्न स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, होता है कि नहीं? ये पश्चिमी सभ्यता है, तो ये वेस्ट है। सो व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया? East India Company is called East India because it started trade in the eastern part of the world. World. That's why it is called East India Company. Now we will come to our original question कि how the landowners of अवध की तो जमीन हड़प ली थी। आपको मालूम है कि इनका जो वो प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी था, फिर उसके बाद इन्होंने जो लॉ लाए थे, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि दैट इज कि उनकी कंपनी ही सबसे ऊपर है। यही तो बात थी कि नहीं? तो इसकी वजह से अवध के लोगों की ज़मीन तो चली गई थी। शुजाउद्दौला कौन था वहाँ का? अवध का नवाब। तो दैट इज, अब कैसे इन्होंने वहाँ के लैंड ओनर्स को अपनी ओर सबमिट कर लिया? दैट इज दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू लैंड ओनर्स। पहली बात ब्रिटिश ने क्या किया? प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट्स। कल छुट्टी है? तो कल आपकी 11 से 1 क्लास होगी, 9 से 11 तो 10th का टेस्ट है, हिस्ट्री की क्लास होगी। टू लैंड ओनर्स उन्होंने इनहेरिटेड राइट्स दे दिए। दिव्या, इसका क्या मतलब है? कि इनहेरिटेंस राइट का मतलब है पैतृक संपत्ति पर अधिकार। जो तुम्हारे पूर्वजों की जमीन है, अब तुम्हें धर्म नहीं बदलना पड़ेगा, अब वो तुम्हारी हो जाएगी। पहले ये था इसी चैप्टर में कि क्रिश्चियनिटी अपनानी पड़ती थी, तब तुमको मिलता था। तो इसका क्या मतलब है कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार। अगर आपके मम्मी पापा की वो आपको मिल जाए तो कहते हैं कि इट इज इनहेरिटेड राइट, व्हाट यू गेट फ्रॉम योर जनरेशन ओवर जनरेशन, पैतृक संपत्ति पर अधिकार। तो जो पेरेंट्स से बच्चों को मिले। दूसरा, दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। अब उनसे टैक्सेस नहीं लिया जाता था, exempted from taxes। तीसरी चीज, they were not rewarded, they were rewarded। अगर कोई अच्छा काम कुछ भी करते थे फॉर गुड वर्क, तो उनको क्या किया जाता था? फॉर गुड वर्क। ज्यादा ऐसी है क्या? अब नेक्स्ट इज दे वुड बी सेफ एंड द राइट एंड क्लेम वुड नॉट बी डिनाइड टू देम। यानी उनके कोई अधिकार अब छीने नहीं जाएंगे, और इसके अलावा किसी भी बात पर। सो दे वुड बी सेफ, उनको कोई खतरा नहीं होगा, जो कंपनी की तरफ से उनका सेफ गार्ड होगा। पहले क्या था कि लैंड ओनर्स की बात की जा रही है, तो लैंड ओनर्स जो थे उन पर लोग क्या कहते थे? अटैक भी कर देते थे जब वो टैक्स मांगने जाते थे। तो ऐसा है कि अगर कभी भी कुछ भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी है, तो ये नहीं होगा कि नहीं अब तुम्हारी ज़मीन हम ले लेंगे, सूबेदारी हम ले लेंगे। तो जैसे कोई चीज़ दी जाती थी तो वो वापस अब नहीं ली जाएगी। इफ़ यू आर गिवन ए पर्टिकुलर लैंड, तो उससे अब वापस वो ज़मीन नहीं ली जाएगी। कंपनी उसके टैक्स को एग्जम्प्ट कर देगी और सेफ्टी भी देगी कि बाहर से कोई अटैक ना कर सके। एंड क्लेम्स विद, ठीक है, ये दे वुड बी सेफ एंड देयर राइट्स, उनके राइट्स प्रिजर्व होंगे। पहले जमीन ही छीन ली जाती थी, सूबेदारी ले ली जाती थी, राइट्स वुड बी रिजर्व। एक होता है कि सुरक्षित होंगे एंड प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब है रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व।
जैसे प्रिजर्व का मतलब है कि बिल्कुल उसमें कुछ कमी नहीं आएगी। जैसे खाना प्रिजर्व उसमें रखते हैं फ्रिज में तो प्रिजर्व रहता है कि नहीं, तो उनके राइट रिजर्व्ड भी रहेंगे कि जितने हैं उतने ही रहेंगे, और साथ में उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। समझ में आ गई बात ना? तो ये 4 पॉइंट हैं। मयंक इनको बोल के बताइए कि हाउ लैंड ओनर्स हैड सबमिटेड देमसेल्व्स टू द ब्रिटिशर्स। British लैंड ओनर्स सबमिटेड टू ब्रिटिशर्स because first one is they provided inheritance right of their to the landowners. Second, they exempted all the taxes. Third, they start rewarding for good work and land owners. Fourth, their rights would be their rights would be reserved and they will be safe, they यानी will be guarded by the British. बहुत अच्छा, they will be guarded. Okay, बताओ 4 पॉइंट। They provided inheritance of their landowners, and they were exempted. मतलब कौन सी लैंड? इनहेरिटेंस राइट टू लैंड ओनर्स, यानी आप ये कह सकते हैं दैट इज इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ देयर पैटर्नल लैंड, कुछ भी कह सकते हैं। इनहेरिटेंस राइट, दे विल बी गिवन द लैंड्स विच दे इनहेरिट, जो उनको पैतृक संपत्ति है उनसे नहीं ली जाए। इनहेरिटेंस राइट दिया जाए। Second, they were exempted of all the tax From all the taxes, and they were rewarded for the good work. They were also saved saved, and their rights were also reserved. ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए। 8th question is, in what ways did the British change their policies as a result of rebellion? जब इस प्रकार का रिबेलियन हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो ब्रिटिशर्स सब तो नहीं, वैसे तो नहीं कर सकते थे जैसे पहले करते थे। पहले उनकी ऑप्रेसिव और रिप्रेसिव नीतियां थी, दमनकारी, लेकिन अब वो ऐसा कर पाएंगे? अगर ऐसे कराएंगे तो इतनी तो उनके पास पुलिस फोर्स नहीं है, और जो सैनिक है वो उनका भी विद्रोह हो गया है, तो अब वो तो उन्हें कुछ ना कुछ तो पॉलिसी में चेंज करना होगा। सो हाउ दे हैव चेंज देयर पॉलिसीज? सो दैट इज some important changes that British brought after revolt. Some important changes that British brought after revolt. रिवोल्ट का मतलब होता है आंदोलन। तो आंदोलन के बाद जो लोगों ने आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद अब क्या क्या चेंज आया? पहली चीज, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1858, पहली बात, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1858, दिव्या सेंटेंस को कंप्लीट करो। इस एक्ट के वजह से क्या हुआ था? द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड। ये किसको होगा? टू सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश रूल, क्राउन। सो दैट इज द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया company was transferred to British Crown. तो अब क्या होगा? Secretary of State was appointed and Governor General was given the title of Viceroy. तो आप इतना लिख दें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय
उसको किसने रिप्लेस कर दिया था? बाई वाइसरॉय। उसकी जगह अब वाइसरॉय होगा, जो सलाहकार होगा, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सो वाइसरॉय, वाइसरॉय की पत्नी का नाम वाइसराइन होता है। नाउ सो इट इज गिवन ए काउंसिल, इसको एक काउंसिल दी जाएगी, सलाहकार समिति, जिसमें 15 मेंबर होंगे, एक अकेला व्यक्ति नहीं होगा। सो इट वाइसरॉय इज गिवन ए काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जैसे प्रधानमंत्री के बहुत सारे मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, तो उसको एक 15 सदस्यों की समिति भी दी जाएगी। सो वाइसरॉय इज प्रोवाइडेड विद, वाइसरॉय will be representative, is representative of British Crown। वो कौन होगा? ब्रिटिश क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड was लिखो, was representative of British Crown and provided with a council of member, provided with, उसको दिया जाएगा, provided with a council of members। सर फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय, देखो वॉरेन हेस्टिंग को वाइसरॉय बोला गया है। सर वॉरेन हेस्टिंग तो फिर गवर्नर जनरल था ना फर्स्ट। इन सेपरेट डीड ऑफ अदर्स, फर्स्ट वाइसरॉय तो 1858 में आया होगा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, पूरी लिस्ट आ जाएगी। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पहले बारे में सोचो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसमें लॉर्ड सब में लगेगा, और विलियम बेंटिक, ये बेंटिक है। अब इसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए, जो कि कब पहला गवर्नर जनरल कब आया होगा? 1833 में, तब से इनका शासन शुरू हो गया, ठीक है। तब से गवर्नर जनरल ये इंडिया के बनने लग गए। और इसके बाद नाउ लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, तो वॉरेन हेस्टिंग और ये सब इसी में, बेंटिक भी आया। सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग है, वो पहला वाला गलत था। सबसे पहला कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, जो कि 1773 में आ गया था, जो आपके बुक के दूसरे पेज पे लिखा है, हेस्टिंग। और इसके बाद इन सब में लॉर्ड लगेगा, और फिर उसके बाद कॉर्नवालिस की वेल्से, ये फिर वेल्सले, हेस्टिंग्स, बेंटिक, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, रिपन, कुर्जन, ये सारे आते गए। और लास्ट है जो 48 माउंट बेटेन। ओके, सो दैट इज लास्ट नेम इज, जो 58 में था, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1508 तक कौन आया? तो ये चलते चले गए, और लास्ट कब हुआ? दैट इज लॉर्ड कैनिंग। अब इनकी डेट देखो, ये 1858 में है, और ये कब है? 1772 लिखा है, 1772 से, ठीक है। 72 से बनने लगे। 58 में इसी को जो गवर्नर जनरल था ना, इसी का नाम वाइसराय कर दिया। बोला हम तुम्हें बदल नहीं रहे हैं, लेकिन अब से तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहोगे। तो ये गवर्नर जनरल है। और जब बात आई वाइसरॉय की, तो वाइसरॉय कौन बना पहला? वो भी यही बना, लॉर्ड कैनिंग। इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बोले अब तुम मेरे वफादार हो, ईस्ट इंडिया कंपनी से बात नहीं करना।
और केनिंग फिर 62 तक चला। देखो 56 से इसका कार्यकाल शुरू हो गया था 1856, और ये कब तक रहा? 1862 तक चला। और इसी में जब वायसराय और आगे आते चले गए तो लास्ट कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। दैट इज माउंट बेटन, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ। इसके बाद भी राजगोपालाचारी आए, तो उनको जो राजगोपालाचारी बोले ये भारतीय है लेकिन ये भी हमारा वायसराय है, एक इंडियन को भी वायसराय, पावर हैंड ओवर होनी थी। तो लास्ट वैसे तो कहेंगे कि ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन। और इंडियन वायसराय कौन था? तो राजगोपालाचारी। तो हम लोग ब्रिटिश की ज्यादातर बात करते हैं, तो वो कौन था? माउंट बेटन। सो दैट इज ओके। अब देखिए, तो ब्रिटिश क्राउन प्रोवाइडेड विद अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स। इट हैज 15 मेंबर्स। It has 15 members. किसके लिए थे ये 15 मेंबर्स? वायसराय के लिए थे, उसको हेल्प करने के लिए, टू एडवाइस वायसराय। तो पहला काम किया कि 1858 में कौन सा एक्ट आया? बोलो। एक्ट ऑफ 58 आया, जो वहाँ का प्रिंस, क्राउन प्रिंस होगा, जो कि जॉर्ज पंचम था, है ना, उसकी तरफ से ये एक्ट आया। और उसमें क्या किया गया? दैट इज द ऑल पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड had been given to British Crown. Now the portfolio of Governor General of India was replaced. जैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो क्लास में मॉनिटर हो, तो ये तुम्हारा मॉनिटर होना तुम्हारा पोर्टफोलियो या डेजिग्नेशन। तुम जिस पद पर हो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। तो जो पोर्टफोलियो था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो कौन सा था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसको किसने रिप्लेस कर दिया? वायसराय ने। और उसको क्या दिया गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कितने सदस्य थे? एंड इट वाज एन एडवाइजरी कमेटी, जो उसको क्या करती थी? समय समय पर अलग अलग चीजों के लिए एडवाइस करती थी। तो ये चेंज आ गया। फिर ऑल रूल्स वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वींस। जो रूलर्स थे वो क्या होंगे कि जो इट इज द ब्रिटिश क्वीन इज पैरामाउंट, वो सुप्रीम है, एंड सोवरन, मतलब वही संप्रभु है, सब चीजों का वही निर्णय लेगी। एंड ऑल रूलर्स दे फॉर देयर वर्क दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्वीन, दे हैव टू एक्नॉलेज इट। जैसे आपको हर एक चीज उसे बतानी पड़ेगी। किसको बतानी पड़ेगी? ब्रिटिश क्वीन की। तो आप लिखिए ब्रिटिश क्वीन वाज पैरामाउंट। British Queen was paramount and वही सोवरन भी थी। सोवरन का मतलब कि all rights were reserved, that is संप्रभु, उसके अलावा कोई उसका हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जैसे इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया से कहे कि तुम ऐसे शासन करो, वैसे करो, तो हम कहेंगे ये हमारी सोवरेनिटी पे खतरा है। हम जानते हैं कि व्हाट आर आवर इंटरनल पॉलिसी एंड व्हाट आर आवर जो भी है फॉरेन पॉलिसी। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर कोई दखल दे तो क्या अच्छा लगेगा? तो हम में सोवरेन है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी का प्रेशर हो। तो उसी तरीके से ब्रिटिश क्वीन यहाँ की सोवरेन थी, वो जो चाहेगी वही इंडिया में होगा, ऐसा कर दिया गया। अब अगला देखें कि कुछ और भी चीज थी कि जो ऑल रूलर्स ऑफ इंडिया दे कैन पास देयर किंगडम टू देयर हेयर्स। भाई हमारे यहाँ क्या हुआ था? डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति बनाई थी, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा ही जारी रखते तो क्या फिर ये रूल कर पाते? क्योंकि सिपाही भी इनके खिलाफ हो गए थे। तो नाउ फिर पांचवा पॉइंट क्या था? नाउ
इंडियन रूलर्स क्या कर सकते थे, बोलो लक्षिता, इंडियन रूलर्स कैन पास देयर किंगडम, बोलो पास कर सकते थे, या कैन हैंड ओवर देयर किंगडम, किसको कर सकते थे, बोलो, adopted son and हाँ, किंगडम टू देयर एयर, यानी उनके जो भी उत्तराधिकारी हों उनको कर सकते थे, जिसको मर्जी आए उसे करें, जिसको देना चाहे, उनका किंगडम है तो वो अपने एयर्स उत्तराधिकारी, बाद में जिसे भी उत्तराधिकारी बनाना चाहे, बाद में जो अधिकार पाए उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। तो अपने एयर्स को, जैसे हम लोग अब किसके एयर्स हैं, अपने माँ बाप के एयर्स हैं, तो वैसे वो जिसको चाहे बनाए, तो फिर ये बात ही खत्म हो गई। नाउ इंडियन द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इज रिड्यूस, और उसकी जगह किनको लिया गया, सिख को लिया गया, क्योंकि सिख अपने आप को हिंदू उस हिसाब से नहीं मानते थे। तब तक अंग्रेज लोग सफल हो गए थे, उन्होंने एक ऐसा वो मान बना दिया था कि सिख, बुद्ध और जैन दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, उन्होंने फूट डाल दी थी। उसके पहले तक नहीं था, जब उसके पहले मुगल थे तब जानते हो सिख अपने आप को हिंदू मानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो राज्य करोगे, उन्होंने कहा तुम लोग अलग हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू नहीं हो, ऐसे बता। फिर इसी तरह जैन से भी क्या बोला, नो यू आर नॉट हिंदू। जब इसी तरीके से बौद्ध धर्म को वो शपथ दिलाई जाती थी, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को नहीं मानते, हम इनके आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के ही हैं, उनके यहाँ बहुत सारे चिन्ह भी हैं, ऐसे ऐसे शपथ दिलाई जाने लगी। तो उन्होंने ये सब हिंदू ओरिजिन से ही बने थे, लेकिन सबको अलग कर दिया। तो फिर इनको क्या कारतूस छीलने में कोई दिक्कत होती क्या सिख लोगों को? उन्होंने बोला हम तो हिंदू हैं ही नहीं, जबकि हिंदुओं की रक्षा के लिए ही आप देखिए इनके 10वें गुरु जो थे, उन्होंने ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था कि नहीं, प्रण लिया था, लेकिन उनके मन में ये डाल दिया तुम हिंदू नहीं हो। तो अब किसको लिया जाने लगा, नाउ द इंडियन प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज रिड्यूस्ड एंड सिख, गोरखा एंड पठान थे कहाँ के, अहमदाबाद, मतलब सॉरी अफगानिस्तान के, तो वहाँ के लोगों को लिया जाने लगा। तो उनको क्या किया जाने लगा, भर्ती की जाने लगी ना। प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड भी कर दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय रिक्रूटमेंट। सिपाहियों का जो होता है तो ये भर्ती, उसको क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ सिख, और जाट रेजिमेंट भी उन्हीं की बनाई हुई थी। सिख आप जो लिखा है वही लिख लें, तो सिख, गोरखा और पठान रेजिमेंट। गोरखा ये नेपाली होते हैं एंड पठान। तो एक काम ये किया गया, मुस्लिम्स वर, उनको क्या कराया गया, सीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन। उन्होंने देखा कि ज्यादा विद्रोह मुस्लिम ने किया और उनकी जो जमीन थी वो कॉन्फिस्केट कर ली गई, जब्त कर ली गई। सो मुस्लिम्स वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर रिबल, क्योंकि जो इंडियंस है वो भी रिबल करेंगे, लेकिन मुस्लिम के धर्म पे कुछ आता है तो वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। इंडियंस इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, अगर कोई हमारे डीटीज को या देवी देवताओं को कुछ बोले, लेकिन मुस्लिम में अगर कोई बोल दे तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। तो ब्रिटिश ने ये नोटिस किया और उनकी ज़मीन जब्त कर ली एंड देयर लैंड्स वर कन्फिस्केटेड एंड देयर लैंड्स वर टेकन भी लिख सकते हो। तो ये चीज है। और एक बड़ी चीज और की गई, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर गिवन रिस्पेक्ट। तो अब अंग्रेज सम्मान करने लगी भारतीय सभ्यता का, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर भी इसी चीज़ को लेकर के कि लॉर्ड मैकाले की क्या शिक्षा नीति रही है, जो हम अभी तक फॉलो करते आए, अब 1-2 साल पहले बदलने वाली है। तो अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, बट हम ये देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में
की। तो अगला पॉइंट अभी हमने क्या बताया लक्षिता? जस्ट ऐसे ही रिकैपिटुलेट करने के लिए, तुम सुन रही हो कि नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बोलो दिव्या, बताओ मयंक। सर ब्रिटिश जो थे वो यहाँ का जो कल्चर था उसका रिस्पेक्ट करते थे। बिल्कुल सही। सो द इंडियन कल्चर, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर गिवन रिस्पेक्ट। तो सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर गिवन रिस्पेक्ट। और जो लैंड लॉर्ड्स वर नाउ सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, कि कोई उन पर अब हमला नहीं कर सके। लैंड लॉर्ड्स वर सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंड दे हैव ऑल राइट्स ओवर देयर लैंड्स, उनके सभी हक थे। एंड दे वर गिवन ऑल राइट्स ओवर इसी को समय समय पर सूबेदारी, मनसबदारी, जमींदारी कई कई नामों से जाना गया। जब हम 7th में तो उसमें मनसबदारी कहा जाता था जिसको ज़मीन दी जाती थी, और फिर वही बाद में लैंड लॉर्ड्स कहे जाने लगे। अब इसमें हमें पहले 2 पॉइंट आप बोल कर बता सकती हैं लक्षिता? पहले 2 पॉइंट बैठ के आराम से बताओ। According to Act of 1857, 58, the East India the power of East India Company was transferred to British Crown. बहुत अच्छा। Governor General of India was replaced was replaced by as big viceroy. वॉइस हो गया। ठीक है, अगले 2 पॉइंट देखो अदिति और बोलो। So they were given to advise the viceroy. They were given a council of 15 members. Now the British Crown was the paramount and sovereign. अरे वाह। नाउ दिव्या अगले पॉइंट्स बताइए तो, मतलब कोई भी 2 बता दो। जो क्वीन थी वहाँ की, ये ब्रिटिश क्राउन था, उसमें सोवरेन Also Act of 1858, the powers of East India Company was transferred to. ये हो गया पॉइंट। So religion है ना, the British respect the religion of to follow the people. बोलो दो, अभी फिर से आएंगे। Social and religious practices were respected by the Britishers और and some landlords and जमींदार Muslims were confiscated and they taken the land of their हाँ, their lands were taken and they were held responsible for rebel। हाँ बोलो जसमीता, 2 पॉइंट आगे से। बताओ। So according to the Act of 1858, the power of British were taken the British Crown. अभी सभी पॉइंट्स आपको पूछे, पढ़ लो एक बार। The governor was taken as the name of God. was replaced by, ठीक है, the title was changed। क्या कर दिया गया? Viceroy. टाइटल चेंज कर दिया गया। हाँ बोलो 2 पॉइंट। Now India can give their lands to their heirs. And now British started to take soldiers from British reduced soldiers, Indian soldiers, and start taking soldiers from Sikh, Gurkha and Pathan. गोरखा, गोरखा है। Pathan. अच्छी बात बताइए, बोलो 2 सारे पॉइंट। हो गए।
हो गए तो दो कोई भी बोलो. ठीक है. Now Indian rulers can take over their land to their adopted hire. हैंड ओवर दे. Hand over their kingdom to their adopted hire or अडॉप्टेड एनी एयर्स Any जिसको वो heir. चाहते थे. And- अडॉप्टेड हो या अपने बच्चों को किसी भी दे सकते हैं. proportion of Hindu soldiers were reduced and Indian soldiers. Indian soldiers were reduced and they were just increased in रिक्रूटमेंट. हाँ. in recruitment of Pathans, Gorkhas and Sikhs. और एक दो पॉइंट बताओ. And the according to the Act of 1858, the power of East India Company was transferred to the British Crown. Landlords were safeguarded and protected from the rights And protected from Britishers. ठीक है. ईस्ट हाँ. इंडिया will protect him and their all rights will be reserved. ठीक है ना. और वो एक पॉइंट. Social and religious practices were given respect. British Queen was paramount and sovereign. बहुत अच्छा. सॉरी बोलो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं. Sir, British was a queen, बताइए आप. So, according to the Act of 1858, the power of the East India Company was handed over to British Crown. Now, Governor General of India was chosen by Viceroy. Viceroy has a council of 15 members, which helps to take any Decision. decision. British Queen was paramount and sovereign. Sovereign, हाँ. Sovereign. And Indian soldiers were reduced and replaced by recruitment of Gurkha, Sikhs and Pathans. Now social and religious. Now British start respected the social and religious practices of Indians. And इधर पर देखो. now Indian rulers can hand over their land to their hire. एक पॉइंट और बच रहा है वो बताओ और पेन ले जाओ. दो है दो बताओ. एक बता. आखिरी वाला बता. कौन कौन सा बच गया इसमें? Last one. मुस्लिम वाला नहीं बोला और एक वो लैंड लॉर्ड्स वाला. चलो यही क्वेश्चन करके दिखाइए. Sir, 8 or 7 two. एक. So सारे points लिखने हैं. हाँ लिख दो. जो जरूरी है वो तो लिखो. लास्ट वाले में भले ही का छोड़ देना है ना. तुमको मालूम है क्या जरूरी है. उसका उतना फर्क नहीं होगा. लास्ट का कोई छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं. GH लिखो. GHI. हाँ. That is replaced by recruitment of. Recruitment का मतलब है भर्ती. Recruitment या फिर आप क्या रिक्रूटमेंट ही होता है. आप स्पेलिंग पूछ लेना उसी टाइम बता देंगे. कोई स्पेलिंग अगर पूछनी हो तो ये अपना हम बता देंगे आपको. So direct points लिख दे. हाँ. 8th क्वेश्चन करें.